हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं, बायो मैग्निफिकेशन, पॉल्यूटेंट्स एंड द ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कोई भी जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, वो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे मूव करते रहते हैं इकोसिस्टम के अंदर, यानी कि इस लेवल पर, इस लेवल पर, इस लेवल पर और इस लेवल पर। यानी कि किसी भी पिरामिड या कोई भी स्ट्रक्चर जो बन रहा हो इकोसिस्टम के अंदर, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि फिक्टिशियस और थ्योरेटिकल वे में एक समझाने का तरीका होते हैं, लेकिन ये कोई भी जो पॉल्यूटेंट या टॉक्सिक पदार्थ होता है वो ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे करते फूड चेन या फूड वेब में ट्रांसफर होता ही रहता है, इधर से होता है। जो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स, लगातार जो एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, जिसका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय टेट्रीवोर्स, अगर कोई भी इन पे फीड भी करे तब भी वो ब्रोक डाउन नहीं हो सकते। दे नॉट ओनली मूव थ्रू द वेरियस ट्रॉफिक लेवल, बट वो एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर बड़े सारे लंबे ड्यूरेशन के लिए रह भी सकते हैं। इससे खतरा क्या है, उस पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल की पूरी स्पीशीज या जो पॉपुलेशन है वो वाइप आउट हो सकती है, पूरी की पूरी कम्युनिटी। और फिर उसकी वजह से अगर पिरामिड का आपको क्या लगता है कि अगर एक ट्रॉफिक लेवल अगर टूट गया तो बाकी की ऊपर की दो लेवल और वो खड़ी हो पाएंगी? इट इज़ जस्ट लाइक, क्या मैं अगर आपसे पूछूं, आपकी बिल्डिंग क्या ज़मीन से 1 इंच ऊपर जाकर आप बना सकते हो 4 फ्लोर अपने? बस ये नीचे जो ग्राउंड है और इससे अपनी 1 इंच हवा में रख लो बस इसके ऊपर। ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। एक टर्म देखना यहाँ पर, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इस प्रकार के टर्म जो होते हैं ना, आपको ये बुक में आने वाले टाइम में थोड़े थोड़े करके अलग अलग यूएन की ट्रीटी में इंडिया जिन जिन कॉन्फ्रेंसेस में सिग्नेटरी रह चुका है, कौन कौन से पॉल्यूशंस जो हैं, जो उसका TM10 का पार्ट है, ये सारे आपको धीरे धीरे करके आप देखने को मिलेंगे और आपको फिर पता लगेगा कि प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर के इन्वायरमेंट का रोल रहता है, लेकिन इतना नहीं रहता है। स्टैटिक से भी कर मोर देन 60-70% एक्यूरेसी डेवलप करी जा सकती है इन्वायरमेंट की, अगर इन्वायरमेंट का सोर्स अगर सही हो इंसान का। तो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग परफ्लोरोक्लोराइड्स कहते हैं, ये पॉल्यूशन के चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करा जाएगा। ये सबसे ज़्यादा डैमेजिंग नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा इसका? स्टेटमेंट से अलग से ही क्वेश्चन बन सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो नोन एज परफ्लोरोक्लोराइड्स। दे हैव द मोस्ट डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। नंबर 2। नंबर 3 स्टेटमेंट, दे आर नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। नंबर 4, they can last very long in a particular food chain or food web or ecological pyramid. 1 and 2 only, 2 and 3 only, all of the above, none of the above। इस प्रकार से। और ऐसे क्वेश्चन जैसा कि मैं पॉल्यूटेंट के बारे में अगर जैसे मैंने इसको बेस बनाकर जो स्टेटमेंट दिए ना आपको, इसी प्रकार के तुम चेक करना। 2018 से यूपीएससी शुरू हो गया था ऐसे ऐसे पॉल्यूटेंट्स को लेकर। माइक्रोबीड्स क्या होते हैं, ये पार्टिकल क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, आप कर लोगे आराम से। आपके लिए इन्वायरमेंट चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं रहेगा, डेट्स माई प्रॉमिस। मूवमेंट ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स इनटू 2 मेन प्रोसेसेस। दो तरीके से किसी भी फूड चेन, फूड वेब या एक ट्रॉफिक लेवल में, अगर इकोलॉजिकल पिरामिड हो, चाहे वो नंबर वाला हो, बायोमास वाला हो, एनर्जी वाला हो, ये पॉल्यूटेंट इस तरीके से मूव करते हैं। लेकिन ये ऊपर हमने डिबेट को ख़त्म कर दिया था। जर्नली वो इकोलॉजिकल पिरामिड जो एनर्जी पिरामिड है, उन्हीं में ये वाली चीज़ देखने को मिलती है, नीचे से ऊपर। हमने पढ़ा था इसको, देखो कहाँ गया ये, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, यही है शॉर्ट में, इसको बायो मैग्निफिकेशन कह लो या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कह लो। ठीक है, फिर बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे किन 2 तरीके से मूव करते हैं, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। अभी तक आपने इन टर्म को सुना तो होगा, मैं जानता हूँ आप सब लोग बहुत टाइम से तैयारी थोड़ी थोड़ी चाहे भले ही कर रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, करते होगे आप ये वाला काम बहुत सालों से, 3-4 साल से या 2.5 साल 1.5 साल से तो कर ही रहे होगे। आज आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्यारी लैंग्वेज के अंदर दोनों के बीच में फ़र्क पता लग जाएगा हमेशा के लिए। बात करते हैं सबसे पहले बायो एक्यूमुलेशन के बारे में। बायो एक्यूमुलेशन एक ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन होता है। ग्रेजुअल का मतलब हमेशा क्या चीज़ होती है, जो चीज़ स्विफ्ट और एकदम से फास्ट ना हो, फेरोशियस ना हो, धीरे धीरे। हम लोग हमेशा लिखते हैं ना स्लोली एंड ग्रेजुअली, ये वही चीज़ है। ध्यान देना सारे टर्म्स पे जो भी मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, मैं भी थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है।
बायो एक्यूमुलेशन या बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन, अच्छा कंफ्यूज मत होना, एक बात और बता देता हूँ, ये ऐसे भी आ सकता है, बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन या बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, एक ही बात होती है, बायो मैग्नीफिकेशन शॉर्ट में। तो आप कन्फ्यूज मत हो जाना कि यार ये वाली चीज़ अलग थी या वो चीज़ अलग है, क्योंकि स्ट्रेस में हमारा दिमाग ना फिर कुछ ज़्यादा ही सोच जाता है, ठीक है। बायो एक्यूमुलेशन एक ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन होता है पॉल्यूटेंट्स का, केमिकल्स का या दूसरे सब्सटेंसेस का एक ऑर्गेनिज्म के अंदर धीरे धीरे उसके अंदर जमा होता रहता है। जैसे मतलब मान लो बर्ड फ्लू चल रहा है या कोविड चल रहा है या कोई भी बीमारी ऐसी चल रही है जिसके अंदर ये बोला गया है एम्स के डॉक्टरों ने या फिर पूरे के पूरे कंट्री के मेडिकल फैसिलिटी ने बोला कि इस पर्टिकुलर नॉन वेज टाइप जो है इसको मत खाओ, बकरा मत खाओ, मीट मत खाओ या मछली वगैरह मत खाओ, लेकिन एक इंसान है जो वो मान नहीं रहा, फ्लू चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी पशु पक्षियों को लगी हुई है देश के अंदर, लेकिन वो पर्सन फिर भी खाया जा रहा है। एक ही दिन के अंदर नहीं मर जाएगा या फिर एक ही दिन के अंदर उसके अंदर बीमारी नहीं आ जाएगी, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होता जाएगा उसके अंदर वो, या फिर एक दो बार खाने की वजह से ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे वो बीमार होता चला जाए और वो जहर उसके अंदर बढ़ता चला जाए, उसके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया और जो गुड बैक्टीरिया हैं जो कि उसका मेटाबॉलिज्म और उसको बीमारियों से बचाते, क्या पता वो लड़ते लड़ते थक जाएं और जो फ्लू जो है उसका जो टॉक्सिक पदार्थ है जो कि उसने नॉनवेज खाया वो उसके बॉडी के अंदर ज़्यादा हावी हो जाए। बायो एक्यूमुलेशन तब अकर होता है व्हेन द रेट ऑफ लॉस ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से कोई सब्सटेंस लॉस हो रहा है, इसका जो रेट है थ्रू कैटाबॉलिज्म, क्या होता है कैटाबॉलिज्म, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ब्रेक डाउन होना या फिर उसका बॉडी से बाहर निकलना, रेट ऑफ लॉस ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैटाबॉलिज्म की मदद से या फिर एक्सक्रीशन की मदद से, इट इज़ लोअर देन द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द सब्सटेंस। जितनी टफी अंग्रेजी लग रही है उतना ही ईजी इसका मतलब है, यानी कि इंसान के अंदर ना वो चीज़ एक्यूमुलेट ज़्यादा हुई है और बाहर कम निकली है। यानी कि वही वाली बात है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर इसके मैं बोलूँ, इंसान खाया जा रहा है खाया जा रहा है खाया जा रहा है, पॉटी करने जा नहीं रहा, तो पेट तो भरे ही रहेगा हमेशा। रात का खाया हुआ निकालोगे नहीं तो सुबह फ्रेश कैसे खाओगे, ये वाली बात है। अब वो कह रहा है कि निकालने के ना दो तरीके होते हैं, या तो एक्सक्रीट कराओ, पॉटी कराओ जाकर, या कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की वजह से भी पॉटी जाता है इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म, जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, सिंपल सी चीज़। फिर दो पार्ट्स में बॉडी में डिवाइड हो जाते हैं, एक यूरिन वाले पार्ट में, एक लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। एज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स लाइक DDT, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आते रहे हैं और ये एक फेवरेट टॉपिक रह चुका है UPSC का। POPs कहते हैं, इसके ऊपर एक ट्रीटी भी है जिसको हम आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे। POPs, पॉप्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक उसका होता है DDT। इस क्लास के बाद आप मुझे इसकी फुल फॉर्म बताओगे। ये DDTs जो होते हैं ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशंस अपने आप में लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, DDT काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। एक POP है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, नाम से पता लग रहा है ना, परसिस्ट, लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करेगा। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है तो उसका मतलब आराम से इसका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर जो रिस्क होता है बायो एक्यूमुलेशन का ये ज़्यादा हाई होता है। ये वाली बात समझने के लिए दिमाग ज़्यादा मत लगाना, क्योंकि हम ये ऊपर पढ़ चुके हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी दिक्कत यही है, चाहे बायो एक्यूमुलेशन हो या मैग्नीफिकेशन हो, एक पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट वो एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर बहुत लंबे समय तक रहता है। दिक्कत वाली बात यही है, वो वहाँ से निकलता नहीं है, ना ही कैटाबॉलिज्म की मदद से, ना एक्सक्रीशन की मदद से। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स लाइक DDT ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और यहाँ पर रिस्क ऑफ बायो एक्यूमुलेशन इज हाई इवन इफ द एनवायरमेंटल लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन आर नॉट हाई। बाकी अगर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हाई भी नहीं है ना, लेकिन आपको ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि कभी किसी फूड चेन, फूड वेब या पिरामिड के अंदर अगर DDT या POP कोई भी एंटर कर गया लाइक DDT की तरह, तो आप ये समझ जाओ कि उस फूड चेन या फूड वेब का तबाह होना सुनिश्चित है। वो स्पीशीज ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं सकते और धीरे धीरे करके मार जाएंगे, स्लो पॉइजन की तरह। और इसका बाहर निकालना ऐसे और पॉल्यूटेंट्स को फूड चेन से बहुत मुश्किल है।
क्योंकि सबसे पहले तो ट्रॉफिक लेवल आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। इसलिए जब फ्लू होता है ना, बर्ड फ्लू को, तो अनकंट्रोल्ड वे में, ना चाहते हुए भी सरकार को, सरकारी एजेंट्स को, अथॉरिटीज़ को पोल्ट्री फार्म के अंदर लाखों की तादाद में जानबूझ के मुर्गियों को और बकरों का कत्ल करना पड़ता है ताकि ये यहाँ से और ज़्यादा ना फैले। इंसान ये चीज़ बहुत ज़ोरों शोरों से करता रहता है अपने आप को बचाने के लिए। मतलब उनकी जान नहीं है, तुम्हारी जान है। तो बस कोविड जैसी एक बीमारी चली आती है फिर इंसान की ज़िंदगी में, कि जिसको आंखों से भी नहीं देख सकती, कि ऐसी चीज़ तुम्हें छू कर निकल जाती है शरीर को, और इंसान या तो मुर्दे घर में मिलता है, शमशान घाट में मिलता है, या वाहेगुरु के पास, या अल्लाह के पास, या विष्णु जी के पास। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू प्रोग्रेसिव बायो एक्यूमुलेशन, यानी कि एक पॉल्यूटेंट एंटर कर गया, दूसरा कर गया, तीसरा कर गया, चौथा कर गया, लगातार पॉल्यूटेंट एंटर करते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जा रही है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे। यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर अभी तक सिर्फ एक पॉल्यूटेंट एंटर करा था, 1, दूसरा भी कर गया, तीसरा भी कर गया, और हो सकता है पूरी की पूरी चेन के अंदर इस ट्रॉफिक लेवल पे भी 2-3 कर गए हो, यहाँ पर भी 2-3 कर गए हो, विद द पैसे जैसे वक्त बीता रहता है। इन ऑर्डर फॉर बायोमैग्निफिकेशन टू अकर, अगर हम कह रहे हैं कि बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है, तो जो पॉल्यूटेंट एंटर करा है फूड चेन, फूड वेब या इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर, इट मस्ट हैव अ लॉन्ग बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, लंबी जिंदगी होनी चाहिए पॉल्यूटेंट की। दूसरा, वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए, बट वो फैट्स में सॉल्यूबल होना चाहिए, अगेन डीडीटी की तरह। तो आप ये कह सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स का ये बन सकता है कि अगर ये 2 स्टेटमेंट का सिर्फ ये क्वेश्चन आ गया, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या नीदर 1 नॉट 2, कैसा क्वेश्चन कि डीडीटी बायो एक्यूमुलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, डीडीटी बायो मैग्निफिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अगर ये पॉल्यूटेंट सॉल्यूबल है वाटर के अंदर, तो और सॉल्यूबल होगा तो फिर ऑर्गेनिज्म तो सुसु करके बाहर निकाल देंगे, इसको एक्सक्रीट हो जाएगा, या वेस्ट मटेरियल से पॉटी करके बाहर निकाल देंगे। लेकिन जो पॉल्यूटेंट जो डिजॉल्वेबल है फैट के अंदर, वो लॉन्ग लास्टिंग तक रहते हैं, क्योंकि वो उस ऑर्गेनिज्म की चर्बी का पार्ट बन जाएंगे। तो हेंस इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेजर दैट अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं फैटी टिश्यूज़ के अंदर ऑर्गेनिजम्स के, जैसे फिश में, इसलिए मैंने मछली वाला एग्जांपल आपको ऑलरेडी दिया था कि मछली ऊपर पकड़ी बंदों ने, मिड का वर्ड डायग्राम है ना, फिशिंग करने गए, वो आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया, और उन्होंने वो खाया, तो मरीन लाइफ के अंदर अगर टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स मिक्स थे तो वो इंसान के पेट के अंदर जाकर भी कैंसेरियस एलिमेंट्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। इन मैमल्स, milk produced by females is tested for pollutants since milk has a lot of fat in it. ठीक है, इसलिए ये वाली डिबेट चली थी बहुत ज़्यादा कि अगर माँ को कोविड-19 है तो बच्चे को भी होगा क्या। लेकिन ये वाली रिपोर्ट फिर मतलब हो गई थी कि नहीं, बच्चे को ज़रूरी नहीं है कि कोविड-19 होगा। अगेन भगवान ने संतुलन रख रखा था कि पैदा हुए बच्चा नीच नहीं है, इंसान भी जो पृथ्वी पे जो ऑलरेडी इंसान रह रहे हैं वो नीच है, वो करते हैं हत्या। ये बोझ जब पड़ता है तो ऑब्वियसली बात है एक लहर तो आती है कोई ना कोई हर 100 साल में। बायो मैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन एक्वेटिक फूड चेन, वाटर के अंदर अगर पूरी मरीन लाइफ जो है वो अगर इसके अंदर एक ही चीज़ आ गई है, ये बढ़ते बढ़ते एक्यूमुलेट होते होते देखो कैसे बन रहा है 1000 गुना, फिर ये बना 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़ तक फैला, या अंदर बढ़ता जाता है। डीडीटी की कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ती है। ठीक है, तो ये बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन के लिए होता है। अब आपको ये मैग्निफिकेशन एक्यूमुलेशन का मतलब क्या, कुछ नहीं है। एक्यूमुलेशन में धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली, और यहाँ पर देख रहे हो तेज़ी से, पहली बार में 1000 गुना, फिर 10 गुना 10,000 हो गया, फिर 10 गुना 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तो ये देखो बायो एक्यूमुलेशन, ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, केमिकल्स, क्रॉनिक पॉइजनिंग, दोनों के अंदर लॉन्ग लास्टिंग होती है। याद रखना, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो क्रॉनिक होते हैं। ये वाला टर्म भी आ सकता है स्टेटमेंट्स में, प्रीलिम्स में, कि क्या बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो क्रॉनिक होते हैं। अब कोई बंदा मतलब ही ना समझ में क्रॉनिक का, कुछ नहीं है भाई, क्रॉनिक का मतलब लॉन्ग लास्टिंग। जी हाँ, लॉन्ग लास्टिंग है, बाहर निकलना उनका मुश्किल है। एक यूनिक चीज़ बस मैं ये इस बात की तरफ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, बायो मैग्निफिकेशन में बस एक चीज़ याद रखना, अब वाटर के अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए वो पॉल्यूटेंट,
वो फैट्स के अंदर मिक्स होना चाहिए। अब ये वाली बात किसी को जो रट्टा मार भी लेना घटना चक्र वगैरह से, कभी इसका लॉजिक पता नहीं लगा पाएगा पर्सन। बहुत मुश्किल है कि पर्सन ने अगर 4 महीने या एक हफ्ते पहले भी या 2 महीने पहले भी अगर इसको एग्जाम के पहले बहुत ज़्यादा रट्टा मार के याद कराओ, एग्जाम वाले दिन अगर स्टेटमेंट ऊपर नीचे होगी तो उसका भूलना सुनिश्चित है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ग्रंथ अगर एक बारी कोई जान लेना, ग्रंथ अगर कोई एक बारी जान ले, जो अगर कोई पूरी महाभारत पढ़ रहा है तो उसके लिए बताना ये बहुत आसान है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कौन थे। ठीक है। ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, केमिकल्स, क्रॉनिक पॉइजनिंग एंड अदर सब्सटेंसेज इन ऑर्गेनिज्म। बायोमैग्निफिकेशन क्या? प्रोग्रेसिव बायोअक्यूमुलेशन, इट इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एट ईच टॉपिक लेवल विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है। ये देख रहे हो फाइटोप्लैंटन, इसके एक लॉजिक भी समझा देता हूँ। ये फाइटोप्लैंटन है। फाइटोप्लैंटन बेचारा कितना सही खा लेगा, छोटा सा जो जीव जंतु है वो बेचारा 1-2 दाने खा लेगा किसी चीज़ के, लेकिन अगर उन 1-2 दानों में वो टॉक्सिक हुए बहुत ज़्यादा, इसको जू प्लैंटन ने खाया। अब इसका साइज़ देख रहे हो, इससे बड़ा है इसका साइज़, तो वो पूरा का पूरा जहर इसके अंदर आ गया। एनकोवी का साइज़ इससे भी ज़्यादा बड़ा है, हेरिंग का इससे भी ज़्यादा बड़ा है, और शार्क का इससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो पता होगा क्या? शार्क जैसा प्राणी जिसके अंदर डायरेक्ट फाइटोप्लैंटन का जहर धीरे धीरे करते करते आ गया इसके शरीर तक, शार्क जैसा प्राणी तो साइज में बहुत बड़ा है। इसकी डेड बॉडी पर जो जो ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे तो पूरी मरीन लाइफ प्रभावित होगी, पूरी मरीन लाइफ। फिर हर एक मछली के अंदर वो टॉक्सिक पदार्थ मिक्स हो जाएगा। ये चीज होती है। और ये चीज खतरनाक क्यों है? क्योंकि यार ये मैग्निफिकेशन का अगर ये पार्ट हुआ ना, अगर ये, तो ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसलिए डायग्राम आपको ये चीज़ बता रहा था। पहले ही लेवल के अंदर 1000 गुना। 1000 गुना कैसे भाई? फाइटोप्लैंटन इतना, जू प्लैंटन इतना, तो ये ऐसी डॉट तो कितनी सारी बन जाएंगी इसके अंदर, कितनी तेजी से फैलेगा। अब कोल्ड अगर किसी को शुरुआत होता तो एक ही छींक से है ना, लेकिन जिसको पूरा का पूरा जिसको जुकाम हो गया तो वो सामने आसपास के लोग तो सारे दूर ही रहेंगे ना कि रहने दो भाई। या फिर जब चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स होता है तो उसका कमरा सेपरेट कर दिया जाता है, रोड बेडशीट उसको उसकी धुलती है, नीम के पत्ते वगैरह उसके बेड के पास ला के रख दिए जाते हैं। कुल मिलाकर उसका जो वातावरण है ना उसके कमरे का, वो उसका साफ होना चाहिए। ये चीज़ होती है। कोविड के टाइम पर सबने अपने अपने कमरे, अपने अपने फ्लोर बांट लिए थे परिवारों ने, कि बाथरूम अलग अलग बांट लो, हाथ सैनिटाइज करो। ये चीज़ है, क्योंकि वो सबको पता था कि अगर एक बार हुआ तो कितनी तेज़ी से फैल रहा है। तो हमने 5 चैप्टर सक्सेसफुली वर्ड टू वर्ड कवर कर लिए हैं, कुछ भी नहीं रह गया। अगले चैप्टर के बाद हम लोग बात करेंगे बायो केमिकल साइकिलिंग की, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग की। ये भी एक फंक्शन है इकोसिस्टम का, जैसे कि मैंने बताया था चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। इसको भी हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।